मसला है इसमें पूरे प्रदेश के जो टैक्सी चालक हैं वो इन्वॉल्व है। धर्मशाला में आंदोलन किया था, उनके जो 6-7 लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। ड्राइवर का ड्राइवर ही दुश्मन बना दिया। यहाँ पर एचआरटीसी के उस्ताद जी हैं। मैं तो इनको जानता नहीं, इन लीडरों को बिल्कुल नहीं, बिना मतलब का इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। मेरे को तो इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कानून व्यवस्था पर कोई क्या भरोसा करेगा, किस एफआईआर पे भरोसा करे। सरकार की तरफ से एफआईआर होती है अगर देखा जाए तो। दूसरी तरफ जो टैक्सी चालक है हमारे भाई, उनको एक तरफ से कहूँ, अब उस्तादों वाली भाषा में कहूँगी, उनको रगड़ा दे के रख दिया। कलई वाली जो कागज है ना, ये 3 कागज हैं। हुई तो किसी अधिकारी के कहने पे है ये एफआईआर। अब मेरा नेताओं से सवाल है कि क्या ये अफसर चुनाव लड़ेंगे। अब वही बात आ गई कि आप बदला किसके साथ ले रहे। आम आदमी को आपने एकदम से रगड़ दिया कि भैया तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। कि क्या यहाँ पर आपको कोई उस तरह की शातिर झलक नजर आ रही है कि ये आदमी कहीं पर एफआईआर अपने ही भाई लोगों के खिलाफ करवा रहे हैं? इनके खिलाफ क्यों एफआईआर जानता तक नहीं मैं, पर जबकि अपने एचआरटीसी के बाबू को अच्छी तरह नहीं जानता मैं। और जब ऐसी ही चीजें आ गई तो क्या आम आदमी को आम आदमी से लड़वाने वाली नौबत आ गई अब आप लोगों की। अब तो एफआईआर इस पर भी होनी चाहिए, जांच इस पर भी होनी चाहिए कि ये एफआईआर किसने करवाई थी। क्या गलत डिमांड थी इन टैक्सी चालक की। एटीएस के मुद्दे पे बोल रहे थे ना, टेंशन डालनी होती है आप लोगों ने कि किसी के गले में भी टेंशन डाल दो। एक परिवार को परेशान करके रख दिया, पूरे तमाम टैक्सी चालकों को परेशान करके रख दिया। जो आपने मेरे खिलाफ जो बोल रहे थे ड्राइवर ने गलत किया, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। देखो सॉरी, बिना कुछ भी नहीं किया था तब भी भाई सॉरी बोल रहा है। मैं इस भाई को सल्यूट करता हूँ। अंग्रेजों का जो दौर था कि फूट डलवाओ और राज करो, वो नीति आज भी लागू है। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की तरह की जो सोच है वो हमारे सिस्टम से क्यों नहीं जा रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। और आज एक ऐसी कलई खुलने वाली है ना कि उसकी जो चमक है ना, वो जो एक कालिक सी पुथी होती है ना सिस्टम के ऊपर, उस कालिक को धो के रख देगी। और वैसे तो मैं कांगड़ी में चलता हूँ, लेकिन आज मेरे को हिंदी में चलना पड़ेगा। रीज़न यही है कि ये जो मसला है इसमें पूरे प्रदेश के जो टैक्सी चालक हैं वो इन्वॉल्व है। और जब मैसेज जाए तो बराबर जाए। तो पिछले कल से खबरें लग रही हैं कि जिन्होंने धर्मशाला में आंदोलन किया था, उनके जो 6-7 लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। और तभी एक शक की सुई घूम गई थी कि एफआईआर हुई तो फिर किसने करवाई। और फिर ड्राइवर का ड्राइवर ही दुश्मन बना दिया। यहाँ पर एचआरटीसी के उस्ताद जी हैं, उनके नाम से एक एफआईआर दर्ज हो गई। और अब ये भेद खुद मेरे साथ कमलेश भाई हैं। कमलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से मैंने कहा, ये थोड़ा सा प्रकरण थोड़ा सा बताइए, हुआ क्या था? सर, मैं राजल से आया सर। मेरी गाड़ी में पुलिस वाले बैठे थे। पुलिस वाले, उन्होंने बोला कहाँ से आया, बोला राजल से। 1 बजे पहुँचे इधर करीब। फिर बोला कहाँ जाना, बोला डाट जाऊँगा। फिर नाम पता पूछा उन्होंने, कहाँ घर है, बस वैसे हुआ, बाकी कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं, इनके यूनियन लीडर का नाम पता कुछ नहीं है सर इसके बारे में। मैं तो इनको जानता नहीं, इन लीडरों को बिल्कुल नहीं। ये पक्की बात है कि पुलिस वालों पे भी इल्जाम आ रहा है, लेकिन इशारा होता है बड़े लोगों का कि आप जाइए। मुझे सर बिना मतलब का इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। मेरे को तो इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब बताइए कि जिसका कोई रोल नहीं है, कानून व्यवस्था पर कोई क्या भरोसा करेगा। क्योंकि एफआईआर हो जाती है जो 7 लोगों के खिलाफ थी ना। हाँ जी, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं सर। मैं ये देखो, इनको भी पता नहीं है और मेरे जैसे आदमी को भी पता नहीं है। आई थिंक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। और अब किस एफआईआर पे भरोसा करें। सरकार की तरफ से एफआईआर होती है अगर देखा जाए तो, कि एक आदमी को अपनी तरफ से खड़ा कर लिया। और दूसरी तरफ जो टैक्सी चालक हैं हमारे भाई, उनको एक तरफ से कहूँ, अब उस्तादों वाली भाषा में कहूँगी, उनको रगड़ा दे के रख दिया। अब बताइए कि होगा क्या भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। मुझे तो आज सुबह लगा पता है भाई तेरे खिलाफ तूने एफआईआर लॉन्च कराई है किसी के खिलाफ। मुझे फिर फोन लगे पड़े आने यार दोस्तों के, बोला तूने की एफआईआर। मैंने किसकी? बोला यूनियन वाले की। मैंने क्यों करनी यूनियन वाले की एफआईआर लॉन्च? मेरे दुश्मन थोड़ी है, कोई अपने भाई है वो भी। मैंने क्या बिगाड़ा उन्होंने? बाकी कुछ नहीं सर। मैं
मैं भी परेशान हो गया फिर। परेशान नहीं होना भाई, जब सिस्टम ऐसी हरकत करेगा तो टकराने पड़ता है। और एटलीस्ट मैं भी कह रहा हूं कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर इनके साथ क्यों नहीं कोई खड़ा होता? क्यों अपने लोगों को हम एक तरह से कहें कि ये करने पे? अभी ये आप एफिडेविट की कॉपी देख रहे होंगे, इस एफिडेविट में ये तमाम चीजें आ चुकी हैं। जो कलई खुलने वाली बात मैं कर रहा था ना, तो कलई वाली जो कागज है ना, ये 3 कागज हैं, नोटरी से अटेस्टेड है। अब बात फिर वही आ गई कि भरोसा करें तो किस पे करें। अब उन लोगों ने, उस दिन हम भी गवाह थे, इन्होंने कोई रास्ता नहीं रोका था, किसी का कोई वो नहीं है। और इतनी भी खुन्नस क्या हो गई? अब मान लीजिए एक इंस्टांस लेता हूँ कि या एक तरह की सोच रखता हूँ कि हुई तो किसी अधिकारी के कहने पे है ये एफआईआर। अब मेरा नेताओं से सवाल है कि क्या ये अफसर चुनाव लड़ेंगे? ये लोग तो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं जाते हैं, पोलिंग बूथ पर जाता है तो आम आदमी। इसी तरह के चालक, परिचालक, इसी तरह के टैक्सी चालक, ये तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अब वही बात आ गई कि आप बदला किसके साथ ले रहे? आम आदमी को आपने एकदम से रगड़ दिया कि भैया तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। एक आम आदमी से एक आम बस चालक को खड़ा कर दिया। अब बताइए इन भाई के, श्वेता थोड़ा सा इनके चेहरे को दिखाइएगा कि क्या यहाँ पर आपको कोई उस तरह की शातिर झलक नजर आ रही है कि ये आदमी कहीं पर एफआईआर अपने ही भाई लोगों के खिलाफ करवा मुझे दे? 11 साल हो गए, कभी मुझे अपने दफ्तर में जाता नहीं। मैं कभी, मुझे अपने दफ्तर के कोई मैडम बाबू कोई पता नहीं है धर्मशाला में लगे कि कहाँ है। मैं इन लोगों कैसे जानता हूँ इनके खिलाफ क्यों एफआईआर? जानता तक नहीं मैं अपने, जबकि अपने HRTC के बाबू को अच्छी तरह नहीं जानता मैं। ये आपकी गाड़ी रुकी थी टैक्सी रोकी नहीं, कार लगी थी, गाड़ी रुक गई, फिर रोड बंद हो गया। हाँ जी, फिर आगे बंद हो गया रोड, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? बताओ कहाँ जाएगा एक आम आदमी? और जब ऐसी ही चीजें आ गई तो क्या आम आदमी को आम आदमी से लड़वाने वाली नौबत आ गई अब आप लोगों की? अब तो एफआईआर इस पर भी होनी चाहिए, जांच इस पर भी होनी चाहिए कि ये एफआईआर किसने करवाई थी, क्योंकि कानून पर हम लोगों का भरोसा है। अब कानून की ही आपकी चपेट में आ जाएगा, आप लोग ही कहेंगे कि भैया आप जाइए और एफआईआर करवा दीजिए, और उस सिस्टम पे एफआईआर करवा दीजिए। क्या गलत डिमांड थी इन टैक्सी चालक की? एटीएस के मुद्दे पे बोल रहे थे ना, और एटीएस के मुद्दे पर भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो था, ये बड़ी पहले का 2000, जहां तक मेरी जानकारी 2018 का मसला था, और 2018 में किसकी सरकार थी ये भी आप जान लीजिए। अब कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से मुशर्रे भाई हुए या नहीं हुए, मतलब अपने कर्मों पर अभी केंद्र का हवाला दिया जा रहा है कि केंद्र की योजना थी। अब क्या केंद्र की योजना में ये भी लिखा था कि भैया जब ये आपस में अगर इसका विरोध होता है तो आम आदमी को आम आदमी के खिलाफ खड़ा कर दो, एफआईआर दर्ज करवा दो? तो ये जब तमाम चीजें होती हैं तो फिर भरोसा नहीं रहता। भाई कुछ और कहना चाहेंगे? बस सर धन्यवाद, मुझे परेशान किया हो, बाकी कुछ नहीं है, मैं इस परेशानी में होता हूँ। घर में सारे परेशान होने? परेशान ये घर वाली बोल रही है तूने क्या बिगाड़ा? उन लोगों ने, बेचारे टैक्सी वालों ने क्यों एफआईआर लॉन्च कर दिया? मैंने बोला मुझे खुद नहीं पता एफआईआर लॉन्च करो। देखा, टेंशन डालनी होती है आप लोगों ने कि किसी के गले में भी टेंशन डाल दो, और जब ऐसी चीजें होती हैं ना तो पूरा परिवार परेशान होता है। आप लोगों को अपनी कुर्सियां चाहिए, आप लोगों को अपने वो तमाम चीजें चाहिए कि आपके ऊपर कभी कोई दबाव ना आए, आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। एक परिवार को परेशान करके रख दिया, पूरे तमाम टैक्सी चालकों को परेशान करके रख दिया। और याद रखिएगा, ये जो दौर है ना, इसमें सूचना रुकती नहीं है और हर चीज सामने आती है। अब बताइए, मैं तो इन ऑफिसर्स से नहीं पूछूंगा, अब आप लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये भी आम आदमी, आप भी आम आदमी, आप सवाल उठाइए और इनसे पूछिए, और ये जरूर पूछिएगा कि हमको आपस में लड़वाने वाला ये अंग्रेजों का जो दौर था कि फूट डलवाओ और राज करो, वो नीति आज भी लागू है। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की तरह की जो सोच है वो हमारे सिस्टम से क्यों नहीं जा रही है? तो एक कलई खोलने वाली बात जिस तरह से करी थी मैंने, तो वो कलई तो खुल गई है, मत लड़वाइए भाई। बाकी मैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सभी चालक भाई को यही बोलना चाहता हूँ कि जो आपने मेरे खिलाफ जो बोल रहे थे ड्राइवर ने गलत किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, सॉरी, बिना कुछ भी नहीं किया था तब भी भाई सॉरी बोल रहा है। मैं इस भाई को सल्यूट करता हूँ, इस भाई को सलाम करता हूँ मैं कि कम से कम इंसानियत जिंदा है। आप लोगों के पास तो इंसानियत भी जिंदा नहीं है, आपने तो कानून को ही हथियार बना लिया। क्या करेंगे सोच लीजिए, आपके बच्चे भी आगे जाके चलेंगे। जिस तरह से नौकरियों का हिसाब किताब है ना, बेरोजगार हैं, सभी सड़कें नापेंगे जिस तरह से आज की डेट में हमारे टैक्सी चालक नाप रहे हैं। आपको एडवांस टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद चोर बना के रखे हुए हैं ये तमाम। अगर इतनी ही अच्छी स्कीम थी तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि भैया
विरोध क्यों हुआ, कभी ये रीजन खंगाले। अभी भी मैं नीचे खड़ा था तो एक भाई ने बोला कि जब हम जाते हैं तो उस एटीएस पे ड्राइवर को तो छोड़िए, अगर मालिक भी साथ में गया तो उसको बोलते हैं कि तू गेट के अंदर नहीं जाएगा। फिर कौन सा ऑब्जेक्शन लग के आ रहा है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, बवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कान पर एक छोटी सी हरकत भी नहीं हो रही। मैं जूम का नाम लूंगा तो जूम भी बदनाम होगी कि क्या मेरी चाल इतनी हल्की पड़ गई, और जरूर पड़ेगी। रीज़न यही है कि जब दिमाग वाले इंसान ऐसी खेलेंगे ना हल्की, तो फिर जूं भी भारी पड़ेगी। और हम लोगों को आप जूओं की तरह ही मानते हैं। जब दिल किया निकाला, वोट लिया, मसल दिया। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ दीजिएगा, और इस भाई को मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा कि सच के साथ खड़े होने की जो ताकत है वो इस व्यक्ति में है। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।